चुनाव खत्म होने के बाद जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार रहता है यानी रिजल्ट आने से पहले चुनाव खत्म होने की शाम को, वो है एग्जिट पोल। बिहार के एग्जिट पोल्स आ चुके हैं और जो एग्जिट पोल्स लगातार आ भी रहे हैं, सब में एक ही चीज दिखाई दे रही है कि एनडीए की सरकार क्लियरली बन रही है एग्जिट पोल्स में। लेकिन नंबर्स क्या है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि 2020 के एग्जिट पोल्स में क्या था और रिजल्ट्स क्या रहे थे। क्योंकि एग्जिट पोल्स कोई वक्त था जो बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन उनकी जो एक्यूरेसी थी वो काफी हद तक सही होती थी। लेकिन फिर एग्जिट पोल्स का नंबर जैसे जैसे बढ़ना शुरू हुआ, वैसे वैसे एक्यूरेसी भी पिछले अगर 2-3 चुनावों को देखें तो हिलती नजर आ रही है। लेकिन एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल का दिन है, तो उस पर बात करना तो जरूरी बनता ही है। तो इसीलिए हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बिहार के एग्जिट पोल्स को लेकर। मेरे साथ है मेरे साथी आकाश और गौरव। तो भाई आकाश, क्या दिखा रहे हैं एग्जिट पोल्स? शुरू करिए एक बार। एग्जिट पोल अगर हम सबसे पहले अगर चाणक्य जो है हम्म। चाणक्य स्ट्रेटेजीज उनकी बात करें तो एनडीए को 130 से 138 सीटें दी जा रही हैं, महागठबंधन को 100 से 108 और जनसुराज पार्टी को 0। अदर्स में जो निर्दलीय या दूसरी छोटी पार्टियां हैं जैसे चिराग पासवान की पार्टी, हालांकि वो तो एनडीए में ही है, 3 से 5 सीटें निर्दलीय को दी जा रही है या दूसरी पार्टियों को, उसमें ओवैसी की भी पार्टी हो सकती है। लेकिन चाणक्य का जो दिख रहा है उसमें 130 से 138 सीटें वो एनडीए को दे रहे हैं, जो बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और 122 सीटें चाहिए आपको सरकार बनाने के लिए, तो टोटली ये एनडीए की सरकार बनवाते दिख रहे हैं। तो एक तो ये चीज दिख रही है। सबसे मजेदार जो दिख रहा है मुझे, मैट्रिज करके एक है एजेंसी जिसने अपना जारी किया है अभी एग्जिट पोल, उन्होंने 147 से 167 सीटें एनडीए को दिया हुआ है, महागठबंधन को 70 से 90 और जनसुराज पार्टी को 0 से 2। और ये सबसे बड़ा नंबर है। अगर जितने भी हाँ, एग्जिट पोल्स हमारे सामने हैं तो उस हिसाब से देखें तो एनडीए को यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें जो एग्जिट पोल दे रहा है वो है मैट्रिक्स का एग्जिट पोल। मैट्रिक्स का है 147 से 167। आप अमित शाह का लगातार बयान देखेंगे तो वो कह रहे थे कि हमारा टारगेट है 165। हालांकि वो शुरू में 210 कह रहे थे और कह रहे थे 2010 वाला रिकॉर्ड तोड़ देंगे, लेकिन फिर वो रिवाइज हुआ नंबर 165। तो अगर ये सही हो जाता है तो 147 से 167 के बीच वो कह रहे हैं। फिर अगर आप पीपल्स पल्स की बात कर लें तो 133 से 159 सीटें वो दे रहे हैं एनडीए को, 75 से 101 सीट मिल रहा है महागठबंधन को, 0 से 5 जनसुराज प्रशांत किशोर की पार्टी और अन्य को 2 से 8। ये पीपल्स पल्स की बात है। और ये एग्जिट पोल इकलौता ऐसा एग्जिट पोल है जो जन स्वराज को 5 5 सीटें सीटें दे रहे है हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम। हाँ, फिर दैनिक भास्कर ने भी अपना जारी किया है, उनके हिसाब से 145 से 160 सीटों के बीच में एनडीए हो सकती है, 73 से 91 सीटें महागठबंधन की हैं, जनसुराज की 0 से 3 और अदर्स में 5 से 7 सीटें हैं। तो भास्कर भी एक तरह से देखें तो महागठबंधन की सरकार बनवा रहा है और नहीं, महागठबंधन की नहीं, एनडीए की सरकार बनवा रहा है और बहुमत के साथ, मतलब क्लियर मेजोरिटी के साथ। फिर जेवीसी करके है एक एजेंसी, उसने 135 से 150 सीटें दी हैं एनडीए को, 88 से 103 सीटें दी हैं महागठबंधन को, जनसुराज को 0 से 1 यानी 1 सीट मिल सकता है, ऐसा अनुमान है एग्जिट पोल में उनका, अन्य को 3 से 6 सीटें दी गई हैं। पी मार्क एक एजेंसी है, उसने एनडीए को 142 से 162 सीटें दी हैं, महागठबंधन को 80 से 98 सीटें दे रहे हैं और जनसुराज को 1 से 4 सीटें। तो ये मोटे तौर पे है। चाणक्य का बताया ही कि 130 से 138 एनडीए को, महागठबंधन को 100 से 108 और जनसुराज को 0, अदर्स में 3 से 5 हैं। एक चीज इसमें जो मैं नोटिस कर रहा हूं कि महागठबंधन को 3 ही सिर्फ ऐसी एजेंसियां हैं जिन्होंने मैक्सिमम 100 के पार जो लेकर गए हैं, उसमें पीपल्स पल्स है जो कह रहा है कि मैक्सिमम 101 आ सकता है, पीपल्स इनसाइट है जो 102 कह रहा है महागठबंधन की ओर, और जेवीसी है जो 103 की ओर दिखा रहा है। लेकिन एक पोल और है जिसकी हम लोग बात करना चाह रहे हैं, एग्जिट पोल, वो है हम लोगों का अपना एग्जिट पोल, वो है खबरगांव प्लस टिफ रिसर्च का एग्जिट पोल। अगर इसके आंकड़ों की बात करें तो इस एग्जिट पोल में भी जो दिख रहा है वो क्लियरली एनडीए को 145 से 163 सीटें आती हुई दिख रही हैं, महागठबंधन को 76 से 95 और अन्य को 3 से 6, यानी कि अन्य में यहां जनसुराज भी एडेड है। तो अगर इन सब पोल्स की हम लोग बात करें तो एक चीज तो साफ है कि कोई भी ऐसा एग्जिट पोल नहीं है जो बहुमत के आंकड़े से नीचे एनडीए को लोअर उस पे भी नंबर दे रहा हो। यानी कि जितने भी एग्जिट पोल है सब में एक चीज साफ नजर आ रही है कि एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, क्लियर मेजॉरिटी के साथ, बिल्कुल स्पष्ट बहुमत के साथ जो
भारतीय जनता पार्टी और जदयू के नेतृत्व वाला गठबंधन है, एनडीए, वो सरकार बनाता हुआ दिख रहा है, जो एग्जिट पोल्स बता रहे हैं। अभी हम अगर इस बार के आंकड़े को देखें, जैसे हम ये लोग ये बात कर रहे थे कि पिछली बार के क्या आंकड़े थे, तो अगर हम पिछली बार के आंकड़ों की बात करें तो पिछली बार भी इसी तरीके से महागठबंधन जो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक नए ऊर्जा के साथ उतरे थे, वो महागठबंधन बनाता हुआ, लेकिन उसमें भी कई सारे ऐसे थे एजेंसियां जो ये बात कह रही थी कि एनडीए की सरकार बन सकती है। हालांकि उसमें काफी करीबी मुकाबला रहा था। अगर हम पिछली बार की बात करें तो जो 2020 में चुनाव हुए थे, उसमें एबीपी वोटर ने एनडीए को 104 से 128 सीटें दी थी और महागठबंधन को 108 से 131, बाकी अन्य के खाते में 6 से 23 सीटें थी। आज तक एक्सिस माई इंडिया ने 69 से 91 सीटें एनडीए को दी थी, जबकि 139 से 161 सीटें महागठबंधन को दी थी और 6 से 10 सीटें अन्य को दी थी। रिपब्लिक जब भारत जन की बात ने 91 से 117 सीटें एनडीए को दी थी और महागठबंधन के खाते में 118 से 138 सीटें डाली थी और 3 से 6 अन्य के पास थी। न्यूज 18 टुडे चाणक्य ने 82 सीटें एनडीए को दी थी केवल और 106 सीटें महागठबंधन को दी थी। 82 या 55, मतलब 82 सीटों का आंकड़ा है ये 82 एनडीए के खाते में और 106 महागठबंधन के अन्य के खाते में 53 सीटें थी इनमें। यानी कि जितने भी अगर हम सारे एग्जिट पोल्स की बात कर ले उस दौरान के, तो सब के सब महागठबंधन की सरकार बना दी। और ये मतलब जो कहा भी जाने लगे था कि भाई सारे कैसे उल्टे पड़ गए, और तेजस्वी यादव जो वो भी ये भी कहा जाता है ना कि 4-5 सीटों पर बहुत हल्के हल्के मार्जिन से चुनाव हारे थे और ये 12,000 कितने वोट का आंकड़ा किया जाता है कि अगर 12,000 वोट शेयर से 12,000 तो राजद जो है सरकार बना लेती। तो हालांकि इस बार ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। क्लियर मेजोरिटी एनडीए को मिलती हुई, जैसा कि एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं। बाकी जैसे मैं इसमें ये है कि डिटेल्ड ब्रेकअप नहीं है, तो मोटे तौर पे बिहार का पूरा आंकड़ा है। मैं इसमें अब ये जब से ये एग्जिट पोल आया है और हम लोग ये शूट करने जा रहे थे, तो मैं यही सोच रहा था कि क्षेत्रवार तरीके से आप कहाँ पे मतलब एनडीए उस तरह से ब्रूटली एकदम जीत हासिल कर रही है। क्या वो सीमांचल में उस तरह से मजबूत हो रही है, क्या वो मगध के क्षेत्र में मजबूत हो रही है, क्या शाहाबाद को उसने दोबारा से अपना गढ़ बनाया, जो पिछली बार वो हारे थे शाहाबाद में, उसको दोबारा रिटेन कर रहे हैं, या फिर वो नीचे के तरफ या सीवान छपरा गोपालगंज का जो पूरा सारण बेल्ट है उधर वो मजबूत हो रहे हैं। वो एक मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी ने 120-25 वाली सीटें दी हैं, सब वो प्रचंड बहुमत जो होता है उस तरफ का इशारा है कि 140 के पार, 130 के पार क्लियर मेजॉरिटी दिखा रहे हैं। अब बहुत गुंजाइश है कि ये भी हो सकता है जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, क्या उसको एक फैक्टर बना लिया गया है कि ये नीतीश कुमार के फेवर में पूरी तरह से एक तरह से थैंक्स गिविंग है ना, कि आपकी जब तबीयत खराब है तो लीजिए हमारे तरफ से एक उपहार। लेकिन अगर इस पूरे एग्जिट पोल के बाहर आने के बाद अगर हम बात करें तो लगातार जो हम लोग देख भी रहे हैं कि प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई थी। तो जितने भी लोग टीवी पर आरजेडी के प्रवक्ताओं के तौर पर बैठे हैं, उनका ये कहना है कि वही आपके वाली बात कि आरजेडी जो मतलब मीडिया हाउसेज हैं या जो ये एग्जिट पोल एजेंसीज हैं, उन्होंने इसी चीज को शायद रीड कर लिया है कि ये एक थैंक्स गिविंग है कि महिलाओं का वोट शेयर बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है उनको लग रहा है कि एनडीए वापस रिपीट कर रही है। लेकिन मेन बात ये है कि उनका ये भी कहना है कि एक अपील तेजस्वी यादव ने भी की थी कि इस बार अगर आप बिहार आए हैं छठ पे तो वोट डाले बिना मत जाना। तो वो इकलौती इस अपील को सामने रखकर खड़े हुए हैं और उनका ये कहना है कि लोगों का ये जो वोट शेयर बढ़ा है उसके पीछे तेजस्वी यादव की ये अपील भी है कि इस बार वो ना हो जो पिछली बार हुआ। तो लगातार उनकी तरफ से भी इस चीजों, हालांकि कोई भी पार्टी इस चीज को मानने के लिए तब तक तैयार नहीं होगी जब तक आखिरी वोट गिना नहीं जाता और परिणाम जो है वो सामने नहीं आ जाता क्लियर कि कौन जीतने वाला है। लेकिन वही बात है कि एट द एंड की दोनों तरफ से अगर हम बात करें, बीजेपी वाले यही मतलब एनडीए के जो समर्थक होंगे वो यही कह रहे होंगे कि महिलाओं ने इस बार फिर से नीतीश कुमार या कहीं एनडीए गठबंधन पर अपना भरोसा जताया है, और उधर उनका ये कहना है कि तेजस्वी यादव अपना जो बयान है उनका वो काम कर रहा है। इसमें जैसे क्योंकि 10,000 रुपये वाली जो बात हम लोग पहले भी कर रहे थे कि 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में दी गई, महाराष्ट्र से लेके झारखंड तक उदाहरण भरे पड़े हैं कि किस तरह से चुनाव से पहले महिलाओं को रिझाने वाली योजनाएं शुरू की गई, कहीं 1,500 कहीं 2,500, पश्चिम बंगाल में भी ऐसा हुआ। और जिस पार्टी ने उस तरह का शुरू किया, जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसने योजना शुरू की, पैसे गए और सरकार में वो दोबारा वापसी हुई। महाराष्ट्र में हमने देखा, हमने झारखंड में भी ये चीज होते देखी, हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा ये चीज होते हुए। तो क्या ये उसका असर होने जा रहा है कि
नीतीश कुमार ने जो 10,000 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर किया है सीधे तौर पे, उसका असर ये है कि एकदम लोगों ने बढ़ चढ़ के वोटिंग की और क्लियर मेजोरिटी है। हालांकि इसके साथ एक लाइन मतलब हम लोग शुरू से ही जोड़ रहे हैं कि ये एग्जिट पोल है, जी जी, है ना, और पिछली बार ये औंधे मुंह गिर चुका है एग्जिट पोल। पिछले 2 चुनाव से गिरा है। मतलब अगर एक चीज इसमें और मैं जोड़ना चाहूंगा, आकाश जो बात आप कर रहे हैं, फिर उसमें तेजस्वी यादव की ये बात भी जोड़नी चाहिए ना कि वो ये कह रहे हैं कि कोई भी माँ नहीं चाहती है कि उसका बेटा बेरोजगार रहे, तो इसलिए माँ भले से पैसा ले रही है, लेकिन वो ये कह रही है, उसका बेटा ये कह रहा है कि माँ रोजगार चाहिए तो आरजेडी को वोट देना, तो इसलिए वो जो है माँ भी इस बार जाके आरजेडी का वोट बटन दबाएगी। तेजस्वी यादव ने कई अपने जो है रैलियों में ये बात कही है कि भले से नीतीश कुमार जो पैसा दे रहे हैं 10,000 रुपए रोजगार शुरू करने के नाम पर, उसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये उनका दावा इस तरीके का है। अगर मैं एबीपी न्यूज पे अगर खबरें जो चल रही हैं, क्योंकि उनका मैट्रिक्स एग्जिट पोल था जो 167 के आसपास सीटें दिखा रहा था, वहां पे अभी पोल्स ऑफ पोल्स भी चल रहा है कि अगर इस पूरे पोल का निचोड़ निकाल लिया जाए तो एनडीए गठबंधन 209 सीटों तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, और उनका ये कहना है कि महागठबंधन की सीटें 32 से 49 तक भी रह सकती हैं। ठीक है, तो इसमें जो मेनली सामने निकल कर आ रहा है वो ये है कि क्या ये कांग्रेस की वजह से भी महागठबंधन में आरजेडी को नुकसान हुआ है? क्या ये जो राहुल गांधी की वोट चोरी कैंपेन थी, क्या वो वोट में नहीं बदल पाई? क्या ये समीकरण है? क्या वाकई कांग्रेस फिर से उस धावक की तरह थी जिसने अपने आगे दौड़ते हुए धावक को भी पकड़ लिया कि भाई तू नहीं जीतेगा अगर मैं नहीं जीत रहा हूँ? देखिए मतलब नतीजे क्या होंगे और उसके बाद उसकी समीक्षाएं होंगी कि ये नतीजा किस आधार पे आया है, लेकिन जो ग्राउंड पे हम लोग घूम रहे थे, गौरव भी थे, सत्यम थे, आप भी थे और हम भी घूम रहे थे लगातार, उस आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी जिले में एसआईआर मुद्दा नहीं बन के सामने आया, दिखा नहीं कि मतलब कोई व्यक्ति कह दे कि एसआईआर के आधार पे हम वोट करेंगे, कोई मुद्दा नहीं दिखा। हाँ, मतलब कहीं भी चाहिए आप लोगों से बातचीत करिए कि क्या मुद्दा है मतलब लोग नहीं उस पर बात करना चाहे। लोगों के पास बहुत सारे मुद्दे हैं बात करने के लिए, ठीक है, वो आपको रोजगार, पलायन, जो लोकल, किसी के पास सड़क नहीं, किसी के पास पुल नहीं है, और नहीं कुछ है तो राजनीतिक मुद्दे हैं, जंगल राज, ये सब वो सब। वोट चोरी जो भी संसाधन जितना झोंका गया, जिस तरीके से उसके प्रचार किया गया, मुझे नहीं लगता कि उसका बिहार चुनाव पे कोई असर पड़ा। बाकी कोई कहीं पड़ा हो अलग बात है, लेकिन बिहार चुनाव पे उसका कोई असर पड़ते नहीं। हाँ, ये असर जरूर पड़ा है कि उसने बिहार में कांग्रेस को एक तरीके से जो है उनके संगठन को, उनके कार्यकर्ताओं को खड़ा कर दिया, या उनको जो है एक जगह दे दी और तेजस्वी यादव को पीछे ढकेल दिया। उसके बाद बराबरी पे तेजस्वी यादव जो एकदम लीडिंग फ्रंट पे चल रहे थे, वो सारे लीड कर रहे थे सारे यात्राओं को, और हर जिले में जा रहे थे, घूम रहे थे, वो उसके बाद ठंडे होते हुए दिखाई देते हैं। तो वोट चोरी का जो ये वोटर अधिकार यात्रा निकला था, इसने अगर किसी को डंट किया है सबसे ज्यादा तो वो आरजेडी को। हाँ, एक प्रोजेक्शन जो है दिल्ली सट्टा बाजार चल रहा है, क्या चल रहा है उसमें एनडीए को 142 से 145 का प्रोजेक्शन है और महागठबंधन को 88 से 91 तक। इसमें जैसे ये देखना होगा कि जेडीयू, नीतीश कुमार की जो पार्टी है, वो कितनी सीटें लेकर आती है, क्योंकि 2020 में उनका बहुत खराब प्रदर्शन था, वो 43 सीटों पे सिमट कर रह गए थे। तो पूरे चुनाव में जब वोटिंग एक फेज का हो भी गया और उसके बाद दूसरे फेज की तरफ बिहार बढ़ रहा था, तब ये चीज कही जा रही थी कि इस इलेक्शन का रिजल्ट चाहे जो हो, एक चीज जो फिक्स बताई जा रही थी वो ये कि नीतीश कुमार पहले से ज्यादा मजबूत होकर आएंगे। हालांकि चुनाव शुरू होने से पहले आप देखिए प्रशांत किशोर बाजी लगा रहे थे कि 25 से ज्यादा सीट जीत गए, अगर जीत गई जेडीयू तो फिर वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे, लिख के दे रहे थे वो लगातार अपने इंटरव्यूज में कि जेडीयू नहीं जीतेगी 25 सीटें। लेकिन चुनाव जैसे जैसे चढ़ता गया, नीतीश कुमार ऐसा लग रहा था कि इस चुनाव में सबसे मजबूत कड़ी है, सबसे मजबूत नेता बनके ऐसा दिखने लगे थे। और कम से कम जितने विश्लेषक या सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा था उसमें नीतीश कुमार को अपर हैंड दिया जा रहा था कि नीतीश कुमार बहुत अलग और ताकतवर बनके दिखेंगे और पहले से ज्यादा नंबर के साथ दिखेंगे। लेकिन ये लोग जो पर्चियां ले लेके घूम रहे थे, लिख रहे थे ये आंकड़ा वो आंकड़ा, एक पर्ची तेजस्वी यादव ने भी लिखी, एक पर्ची इन्होंने भी लिखी, जनसुराज के मुखिया ने। तो मेन बात ये है कि ये पर्चियों का सिलसिला करते ही क्यों है जब पता होता है कि यार वहां पे स्थिति क्या है? देखिए वो एक तरह से मैसेजिंग भी है अपने कार्यकर्ताओं के लिए, कॉन्फिडेंस भी होता है कि भाई देखिए हम कितने कॉन्फिडेंट हैं। तो अगर भाई तेजस्वी यादव ये कह देंगे कि हमारी सरकार नहीं बन रही है तो उनके कार्यकर्ता तो घर बैठ ही जाएंगे, तो वो तो लगातार कहना ही पड़ेगा। जैसे अमित शाह बंगाल में वो जब
अमित शाह से पूछा गया बंगाल में कि आप सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए 2 सीट थी, पहले अब 78 सीट हो गई। तो उन्होंने कहा लेकिन सरकार तो नहीं बनी ना। तो उन्होंने कहा तो मैं जब चुनाव लड़ने जाऊंगा तो ये कह के थोड़ी मैं लड़ूंगा कि नहीं मैं सरकार नहीं बनाऊंगा। बिल्कुल। तो कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो ये कहेगा ना कि भाई मैं लड़ रहा हूँ, मैं सरकार बनाऊंगा, भले से वो 10 सीट जीते, 20 सीट जीते। लेकिन कैंपेनिंग का भी क्या कोई असर रहा है? मतलब क्या जो हम लोग पिछले वीडियो में भी जो बात कर रहे थे कि लगातार अगर हम तेजस्वी यादव की कैंपेनिंग को देखें तो वो थोड़ी उतनी एग्रेसिव नहीं थी जितनी पिछले चुनावों में थी। बिल्कुल। उसका कितना असर पड़ा होगा इस चुनाव में? 2020 और 2025 के तेजस्वी यादव और उनकी इलेक्शन कैंपेन में साफ साफ डिफरेंस है। वो भाषा के स्तर पे, बॉडी लैंग्वेज के स्तर पे, कपड़ों के स्तर पे और चलने बोलने, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यूज किस में तरीके से वो एकदम ढीले ढाले दिखते हैं। और उसमें आप देखेंगे 2020 के चुनाव में हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बगल में खेत में लगा रखे हैं कुर्सी, लगातार व्यस्त है। और इस बार देखेंगे आप तसल्ली से घर में बैठे हुए हैं, आराम से इंटरव्यू दे रहे हैं, दिन का समय है और आपको कैंपेन करने जाना है। मतलब चुनाव में 2-4 दिन बचे हुए हैं लेकिन आप बैठ के 2020 के तो ये चुनाव सारी प्रचार चीजें के दिखती हैं। दौरान जो जिसको कहते हैं कि हस्ताक्षर, जो उनका डायलॉग था, सिग्नेचर डायलॉग था, वो ये था कि हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए हैं। इस चुनाव में 100 से ज्यादा मेरे ख्याल से रैलियां की तेजस्वी यादव ने। एक दिन में सबसे ज्यादा 18 रैलियां उन्होंने की। कितनी रैलियों में उन्होंने ये बात दोहराई है? मोकामा में जब वो थे तो इतने मध्यम आवाज में वो कह रहे थे तेजस्वी कि देखिए हम तो अब अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना चुके हैं। एग्रेसिवनेस जो 2020 का था ना, जो शार्पनेस थी बोलने में, रिजल्ट चाहे जो वो आरजेडी को वो अपने नेतृत्व में सबसे बड़ी पार्टी वो बना कर लिया, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो बने। बीजेपी से 1 सीट ज्यादा थी उनके पास, 75 सीटें थी आरजेडी के पास और बीजेपी के पास 74 सीटें थी। लेकिन वो शार्पनेस जो है वो तेजस्वी यादव की इस बार कम हुई। एग्जिट पोल भी आप देखिए कि लोग दावा करते हैं, एजेंसियां कहती हैं कि हम सैंपल लेकर आ रहे हैं, लोगों से सर्वे करके आ रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एग्जिट पोल पे एक असर माहौल का भी होता है कि आपको इलेक्शन कैंपेन कैसा दिख रहा है, मूड कैसा दिख रहा है, एक ओवरऑल जो माहौल बनता है। इलेक्शन जैसे जैसे चढ़ता गया, इलेक्शन शुरू हो रहा था तो माहौल नीतीश कुमार के एकदम खिलाफ था। ऐसा लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी के मतलब बोझ तले दबने वाले हैं इस बार। जैसे जैसे इलेक्शन चढ़ने लगा, ऐसा लगने लगा कि नीतीश कुमार तो मतलब इस बार सबसे बड़ी पार्टी बन के ना आ जाएं और बीजेपी आरजेडी नंबर 2 की लड़ाई लड़ रही है। इस तरह का माहौल क्रिएट हो गया। तो उसका भी एक असर मुझे एग्जिट पोल पे दिख रहा है कि वो भी हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट हो। लेकिन एनडीए में एक खिलाड़ी अभी भी ऐसा है जिस पर सबकी निगाह है, चिराग पासवान। उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा? ये एक बड़ी बात है क्योंकि अभी तक ना एक सेग्रीगेशन नहीं आया है। जेडीयू वाले वो घाव भूले नहीं है। बिल्कुल ये सोशल दिख रहा था ग्राउंड पे भी। आप जाइए जहाँ पर लोजपा के कैंडिडेट थे, मतलब लोजपा रामविलास के, वहां पर भी जेडीयू के लोग मतलब पूरी तरीके से वो भले से सामने सहज से नहीं हाँ है। कि लेकिन 2020 में जो किया था तो वो याद है उनको। और सोशल मीडिया पे बाकायदा जेडीयू के तरफ से कई बार जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार फेसबुक और ट्विटर पे मुझे कितने ही पोस्ट दिखे जिसमें वो कह रहे थे कि जहां तीर नहीं है वहां लालटेन ही तीर है। आरजेडी ने स्क्रीनशॉट्स डाले। उसके बाद आप सोचिए स्थिति क्या है कि संजय झा ने सफाई दी है। सफाई मतलब कोट किया है उस ट्वीट पे आरजेडी के कि हमारे घर में सब ठीक है, हम 5 पांडव की तरह लड़ रहे हैं, आप अपना बचाइए। यानी कि एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई कि हो सकता है कल को हम इकट्ठे भी हो जाए। मतलब मैं जिन भी जगहों पे गया, मैं गौरव की बात से एकदम सहमत हूँ कि जहां भी लोजपा लड़ रही है 29 सीटें उन्होंने लड़ झगड़ के और बहुत कोशिश करके अपने खाते में ले आए चिराग पासवान। उन 29 सीटों पे जेडीयू के जो लोग हैं एकदम कंफर्टेबल नहीं है और उनका कोई उस तरह का की भागीदारी नहीं है कि हाँ मैं जिताने के लिए जान झोंक देना है इसमें। तो वो एक सही कह रहे हैं कि एनडीए के लिए अगर इस बार कोई कमजोर कड़ी साबित होने वाला है तो चिराग पासवान, एलजेपी, जो ग्राउंड पे एक मोटा माटी हमें दिख रहा था। उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, वो 6 सीटें हैं उनके पास, और हिंदुस्तानी अवाम पार्टी सेक्युलर जो जीतन राम मांझी की पार्टी है वो भी 6 सीटों पे लड़ रहे हैं। तो टोटल ये 29 और 12 मिला के 43 सीटों पे ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं 41 पे। ये 41 किस तरह से खेलता है और इन 41 में से कितनी सीटें आ रही हैं, बहुत हद तक नतीजे जो है इस पर भी निर्भर करेगा। एक हम लोग आंकड़ों पे और जाना चाहेंगे क्योंकि जो खबरगांव प्लस हमारा टिफ रिसर्च का एग्जिट पोल है, उस पोल के हमारे पास जो डेटा है वो काफी विस्तार से है। तो हम लोग एक ना वोट परसेंटेज पे भी बात कर सकते हैं। जो खबरगांव का या टिफ रिसर्च का कहें, जो हमारा एग्जिट पोल है, उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो महागठबंधन को ओवरऑल जितने भी वोट पड़े हैं उसमें से 38% वोट मिलता नजर आ रहा है, जबकि एनडीए को 45%। और रही बात जनसुराज की, तो जनसुराज को 5% दिया गया है और अदर्स को 11%। यानी कि ये जो
वोट परसेंटेज है उस हिसाब से अगर हम देखें तो वोट शेयर में अगर ये आंकड़ा उसी तरीके से रिफ्लेक्ट करता है तो 45 यानी 45 और 38 7% ज्यादा वोट जो है वो एनडीए को मिल रहा है, एनडीए गठबंधन को, पार्टियों को। और इसमें अगर हम मेल यानी पुरुषों की बात करें तो 41% वोट जो है वो महागठबंधन को, 43% वोट एनडीए को और 6% जनसुराज और 10% अदर्स को है। इसके बाद आती है महिला वोटर्स, जिसकी सबसे ज्यादा बात होती है। की प्लेयर्स यहाँ पे खेल थोड़ा पलटता हुआ दिख रहा है। फीमेल जो यहाँ पे परसेंटेज की अगर हम बात करें वोट शेयर की, तो यहाँ पे महागठबंधन को 35% जो है वो फीमेल वोट दे रही है, यानी कि जो फीमेल वोट शेयर है उसमें से 35%। और एनडीए की बात करें तो ये आंकड़ा है 48%, यानी कि टोटल अगर 7% का फर्क है ओवरऑल वोट प्रतिशत में, तो यहाँ पर 13% का फर्क जो है वो हमारा जो एग्जिट पोल है वो देता हुआ नजर आ रहा है, एक एज जो काफी बड़ा एज है एनडीए को। जनसुराज की बात करें तो पुरुषों से कम जो है भरोसा जताया महिलाओं ने 5% पर ही है, और अदर्स में 12% है। यानी कि महिला जो वोटर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम अपने ही एग्जिट पोल की बात करें, जो चीजें निकल कर आ रही हैं वहां पे भी महिला वोटर्स ही सबसे आगे नजर आ रही हैं और 13% का फर्क है। इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, महिलाओं को हमेशा से मतलब चाहे आप नीतीश कुमार की बात करिए चाहे नरेंद्र मोदी की बात करिए, जो भी हम कहते हैं कि लाभार्थी वर्ग, तो लाभार्थी वर्ग में दोनों ही नेताओं के टारगेट में महिलाएं रही हैं जी। चाहे जीविका दीदी के तहत जो 10,000 रुपए डाले गए अकाउंट में, उसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने संवाद भी किया, फिर पैसे भी डाले। इसके अलावा भी जो भी पहले से योजनाएं चल रही हैं उनमें भी आप देखेंगे कि लगातार महिलाओं को ही एड्रेस करके ठीक है योजनाओं को दिया जाता है। जो भी मतलब जो भी लाभ होता है खाते में, अगर डायरेक्ट बेनिफिट वाला है तो महिलाओं के ही घर की मुखिया जो है उसको बनाकर उसके खाते में दिया जाता है पैसा। ये है। बाकी नीतीश कुमार के वोटर महिलाएं पहले से रहे। 2010 में हमने देखा किस तरीके से बम्पर टर्नआउट हुआ। बिल्कुल ठीक है। 2015 में उन्होंने शराबबंदी करके, मतलब वो चुनाव से पहले कुछ न कुछ इस तरीके से लाते हैं कि महिलाओं को हम एक स्टेप और आगे बढ़कर जो है अपनी तरफ बुला सके। यानी कि फिर 2020 में भी उनने इस तरीके से, अब 2025 का चुनाव हुआ उसमें उनने 10,000 रुपए पहले ही 1,21,00,000 के डाले, फिर उसके बाद बीच चुनाव में भी और महिलाओं के अकाउंट में पैसे डाले। तो इसका काफी असर देखने को मिल रहा है गौरव। बिल्कुल हाँ। ग्राउंड पे आप बात करेंगे लोगों से, महिलाओं से, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो जो 400 रुपए था पहले, अभी 1100 रुपए आने लगा, या 10,000 रुपए जीविका के माध्यम से गए। लोग बहुत परेशान है। जो माइक्रो फाइनेंस वाले होते हैं उन लोगों से, लोन से जो किस्त वसूलने आते हैं उनसे, तो उसमें उन्हें 10,000 रुपए की मदद मिल जा रही है, या रोजगार शुरू करने का बड़ी बात है, या जीविका के जरिए जो सस्ते दर पे लोन मिल रहा है, उन सारी चीजों से बहुत खुश होते हैं वो। और वो चीज फिर आपके वोटिंग टर्नआउट, क्योंकि फिर वो लोग एक उसकी तरह देखते हैं कि यार इसने मेरी मदद की है, यार मैंने इससे पैसा लिया है, फिर मैं उसको वोट क्यों नहीं दूंगा, इस टाइप की चीजें। देखिए लॉ एंड ऑर्डर महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, शराबबंदी महिलाओं के लिए मायने रखती है बिहार में। इसके अलावा 125 यूनिट जो फ्री बिजली दी है वो भी महिलाओं के लिए ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि घर खर्च चलाने में जब महिलाओं के हाथ में कुछ पैसा आता है उसमें से अगर बिजली का बिल उनको ना देना पड़े तो वो जो सेविंग है वो किसी भी महिला के लिए एक बड़ी बात हो सकती है और होगी भी। टिफ रिसर्च का जो ये वोट परसेंटेज वाला है जो आप बता रहे थे कि ओवरऑल महागठबंधन को 38% और एनडीए को 45% है। महागठबंधन में खासकर आप आरजेडी का देखेंगे तो 18% मुस्लिम वोटर्स हैं, 14% यादव वोटर्स हैं करीब करीब बिहार में। उनका वो जो बेस वोटर है ना, बेस वोट बैंक है, वो 32% से शुरू होता है। तो यही मतलब बिहार के को लेकर इलेक्शन के परसेप्शन से ये कहा जाता है कि आरजेडी के नेतृत्व में जो भी महागठबंधन चुनाव लड़ रही है उसके पास 32% का बेस है और उसमें 4-5% बढ़ के वो सरकार बना सकते हैं इस तरह का। तो उनकी पूरी जद्दोजहद भी वही रहती। 2020 का जो नतीजा था उसमें भी आप देखिए कि एनडीए को 37.26% वोट मिला और महागठबंधन को 37.23%, 0.3% का फर्क था। तो वो जो बात होती है कि 4-5% हासिल करने की इनकी जुगत होती है, ये बात आरजेडी को भी समझ में आती है। इसी वजह से आप देखिए कि किस तरह से आरजेडी ने इस बार भूमिहार नेताओं को, जिनमें कई बाहुबली भी शामिल हैं, इसी के तहत जनसुराज जो मुकामा सुर्खियों में रहा और पीयूष प्रियदर्शी के काफिले में दुलारचंद यादव की हत्या हुई। पीयूष प्रियदर्शी पिछले
1-2 सालों से लगातार दुलारचंद लगे हुए थे उनके पीछे और कोशिश कर रहे थे कि आरजेडी उनको टिकट दे दे। आरजेडी ने जब टिकट नहीं दी तो फिर जनसुराज से कांटेक्ट किया गया और जनसुराज ने टिकट दिया। आरजेडी ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसकी स्ट्रेटजी इस बार भूमिहार नेताओं को अपने खेमे में करने की थी और उसी स्ट्रेटजी के तहत सूरजभान सिंह आए, मटियानी में भोगो सिंह आए जो बेगूसराय की एक सीट है। तो इस तरह से उन्होंने कुशवाहा जो आए, संतोष कुशवाहा, तो कुशवाहा भूमिहार वो एक बनाने की कोशिश कर रहे थे कि यादव प्लस मुस्लिम के साथ ये भूमिहार और कुशवाहा भी आ सके हमारे साथ। तो अब ये देखना होगा मतलब रिजल्ट में कि क्या इतना बड़ा फासला रहता है, क्योंकि पिछली बार तो बहुत कम मार्जिन था दोनों के बीच में। तो लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ इसी एग्जिट पोल से, टिफ रिसर्च के एग्जिट पोल से, कि 18 से 30 साल की उम्र जो यंग वोटर है, यहाँ पे कितना परसेंट किस पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है एग्जिट पोल के जरिए। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि 42% सबसे ज्यादा जो युवा है वो तेजस्वी यादव की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, महागठबंधन की तरफ। एनडीए को 40% और यहाँ पर जनसुराज का भी जो आंकड़ा है वो थोड़ा बढ़ता हुआ दिखता है 7%, क्योंकि युवाओं के लिए मुद्दे बिल्कुल अलग है। अब ये जो 18 से 30 का एज ग्रुप है और जो ये 42% मिल रहा है महागठबंधन को और सिर्फ 40%, 2% कम एनडीए को, इसमें फिर वही बात है कि जो आप ग्राउंड पे जाते हैं और ऐसे युवा वर्ग से आप सवाल पूछते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपकी पसंद कौन है, आपको किन की बातें ठीक लग रही हैं, और तब वो जो इस डिफेंस के साथ आते हैं, इस लॉजिक के साथ आते हैं कि हो गया भाई 90s का जंगल राज, अब हमें नौकरी चाहिए। तो वो यहाँ दिख रहा है कि वो उनका रुझान उस तरफ जा रहा है कि नीतीश जी का हो गया, 20 साल देख लिया, इनको बहुत मौके मिल गए, अब हम कुछ बदलाव चाहते हैं। जबकि यही 60 प्लस पे पहुंची है आप अब जब हम बात कर ही रहे थे। मैं बता देता हूँ 60 प्लस में महागठबंधन को 36% और एनडीए को 50%, मतलब 14% का अंतर है। यानी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने 1989 भी देखा भागलपुर, ये वो लोग हैं जिन्होंने एमवाई फैक्टर के जरिए 15 साल लालू यादव की सरकार भी देखी, और जो जंगल राज टर्म उछाला जाता है वो इन लोगों जिनका मतलब सूत्र वाक्य है कि जान है तो जहान है, सुरक्षा पहले मैटर करता है। बिल्कुल, तो ये चीजें हैं। बाकी अगर हम इसी एग्जिट पोल की बात करें तो अगर हम इसको पार्टी वाइज डिवाइड करें तो अगर महागठबंधन को नुकसान हो रहा है तो वहां पे कांग्रेस एक स्मॉल प्लेयर की तरह दिखाई दे रही है, यानी कि कांग्रेस को ज्यादा बड़ा नुकसान है। अगर यहां पर बात की जाए तो जो टोटल वोट शेयर है उसमें 23% आरजेडी को जा रहा है महागठबंधन में से, महज 8% कांग्रेस के पास है, जबकि जो अदर पार्टियां हैं महागठबंधन की उनको भी 7% मिल रहा है। यानी कि कांग्रेस जिसके बड़े बड़े नेता वहां पर जाकर कैंप गाड़े हुए थे, लगातार कैंपेनिंग चल रही थी, वोट चोरी के नारे लग रहे थे, उनको इस पूरी अगर एग्जिट पोल को देखें तो उनको कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा। और अगर सीटों की भी बात करें, अगर मैक्सिमम पे भी जाएं कि 95 सीटें महागठबंधन को मिलती है तो कांग्रेस के खाते में महज 13 सीटें आ रही तो हैं। इसमें एक दिक्कत ये भी होती है ना कि जहां से भी जिस भी सीट से कांग्रेस जैसे लड़ रही, मान लीजिए उसको राजद का भी वहां पे नेता है तो कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ से कांग्रेस जीते, क्योंकि अगर जीत जाएगी तो फिर अगली बार मांगेगी या कड़ी टक्कर दे देगी, तो इसलिए वो नहीं चाहेगा कि वो कांग्रेस के पास जाए पूरी तरीके से। और तो ये बात ना आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व को सही मतलब उनको ये समझ आता भी है। अगर ये बात जो एग्जिट पोल में दिख रहा है कि कांग्रेस को सिर्फ 8% वोट शेयर आ रहा है और सीटें जो हैं 9 से 13, तो फिर अब देखिए, अब चलिए 1 महीने पीछे जब सीट बंटवारा हो रहा था, कांग्रेस ने पे चढ़ा दिया, गरारी फंसा दी कि जब तक 70 सीटें कम से कम जो पिछली बार ये लड़े थे उतनी नहीं दोगे, सीएम फेस डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम हामी नहीं भरेंगे। लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव की पूरी कोशिश यही थी कि कांग्रेस को जितनी कम से कम सीटें दी जाएं, क्योंकि पिछली बार इनका परफॉर्मेंस बहुत खराब था। आप 70 सीट लड़ रहे हैं, आप 19 जीत रहे हैं। उसी के सामने मेरे ख्याल से 29 सीटें जीती तीनों वामपंथी पार्टियों ने मिलकर, और वो जीत कर आए 19 तीनों ने मिलकर जीता। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक जो मेरा अपना, क्योंकि मैं जब वहां पर ग्राउंड पे था तो मैं पटना साहिब गया, वहां एक सरदार जी से मेरी बात हुई तो वो कांग्रेस के समर्थक थे। तो उनसे जब मैंने पूछा कि राहुल गांधी को लेकर आपकी क्या सलाह है, तो उनका यही कहना था कि राहुल गांधी सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि वो महागठबंधन में रहकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। आरजेडी से हटकर उनको चुनाव लड़ना चाहिए, चाहे 5 सीट आए, वो 1 बार गिरेंगे 2 बार गिरेंगे, लेकिन वो अपना ग्राउंड दोबारा वापस हासिल कर लेंगे। लेकिन उनका ये कहना था कि अभी जो स्थिति है वो ऐसी नजर आती है कि लगातार आरजेडी कांग्रेस को दबा रही है, तेजस्वी यादव राहुल गांधी पर भारी दिख रहे हैं, और वो जो पूरा खामियाजा है वो कांग्रेस का जो पारंपरिक वोट बैंक था
उस पर भी दिखाई देता है कि यार लोग छिटक रहे हैं। यही वजह थी उन सरदार जी का भी कहना था कि मैं वोट नहीं दिखाई दूंगा। दिया, तेजस्वी यादव कमजोर पड़ते दिखाई दिए, राहुल गांधी कैंपेन में बढ़ते हुए दिखाई दिए। लेकिन कांग्रेस सीट सीटों के शेयरिंग मामले में अगर हम सीट- बात करें तो वो हाँ, बिल्कुल सीट दिखाई। शेयरिंग में भले हाँ। से कांग्रेस को रोका, लेकिन कांग्रेस के पास फिर वही बात है ना कि ना तो संगठन है यहाँ पे, हम्म। ठीक है ना, तो फिर 243 उम्मीदवार हैं, वो किसको लड़ाएंगे 243 सीटों पर चुनाव, जी। ठीक है। उत्तर प्रदेश की तरफ वो फिर जैसे 2022 में चुनाव लड़ लिया था, फिर कुछ नहीं मिला। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ सरकार लड़े तो 6 उनके जो है सांसद चुन के आए। वही पैटर्न बिहार में भी ये करना चाहते थे कि जो है तेजस्वी यादव के साथ, और तेजस्वी यादव भी नहीं चाहते थे कि वोट बटे, उनके साथ जो वोट है फिर भाई वो बटता। और अगर चूंकि दोनों का वोटर लगभग सेम सा है, तो अगर वोट बढ़ता तो जाहिर सी बात है भाजपा को उससे फायदा होता, तो दोनों साथ में ही उनको रखने का उनका पूरा प्रयास था। लेकिन क्या उतनी जितनी सीटों पर, जैसे पिछली बार 70 सीटों पर लड़े थे और जीते केवल 19 थे, तो उसमें ये कहा गया कि हमको वो सीटें दे दी गई जहां जो हमारे लिए जहां पर मतलब हमारा जीतना संभव ही नहीं था, पॉसिबल नहीं था, जहां पर हमारा ग्राउंड कमजोर था। तो क्या मतलब कांग्रेस के पास कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो, उसके पास क्या वो उतनी 70 सीटों की लिस्ट थी भी कोई जहां पर वो मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे, या 50 सीटें भी अगर हो आज की तारीख में भी, अगर हम आरजेडी के वर्कर्स को हटा देंगे तो कांग्रेस नहीं दिखती है, लेकिन नेता नहीं दिखते हैं आप। लेकिन मेन बात गौरव ये भी है कि आपको पता है कि आप चुनाव गठबंधन में लड़के भी उतनी ही सीटें लेने वाले हैं जितनी आप अकेले लड़के भी ले सकते थे। तो वहां पर जो चीजें समझ आती है वो यही है कि कम से कम आपके कैडर में तो पॉजिटिव मैसेज आता है कि यार हम किसी के साथ नहीं है, हम अपनी राजनीति अपने दम पर करेंगे और अपने हिसाब से करेंगे। तो वहां पे लगता है कि यार पहले वो 70, शायद कितनी सीटें थी पिछली बार जब लड़े थे, 70, और इस बार वो आंकड़ा रह गया 55 का, 61 का आंकड़ा है। मतलब आरजेडी चाहती थी कि ये 50 से 55 मिले, लेकिन वो 61 पे आ गया वो। तो अब एक तो उनकी सीटें कम हुई, ऊपर से जिन सीटों पे उनके उम्मीदवार थे वहां महागठबंधन के बाकी पार्टियों के भी उम्मीदवार आ गए। तो ऐसे में जो उनका कोर वोटर है वो कांग्रेस को कैसे देखेगा? वो बेचारे की तरह देखेगा कि यार इनको क्या वोट दूं, इनके तो अपने महागठबंधन में इनकी इज्जत नहीं है। बिल्कुल, ये तो है ही। और इसके साथ ये भी है ना कि जब आपने एक वोटर अधिकार यात्रा निकाली, माहौल बनाया, फिर गायब हो गए, ठीक है। कांग्रेस का जो पूरा लीडरशिप था वो आपको चुनाव में कहीं दिखाई नहीं देगा। प्रियंका गांधी एक दिन आई पूर्णिया में, एकाक रैली की, पूर्णिया या आसपास कहीं वो गई थी। राहुल गांधी कहीं वो तालाब में एक बार मछली मारते हुए दिखाई दिए, और एक रैली 2 रैली कहीं वो दिखाई दिए। मैं उसका बताता हूँ जो ये कह रहे हैं, तो मुझे याद आ गया बेगूसराय में वो गए राहुल गांधी और मुकेश सहनी साथ में, वो एक तालाब में कूदे, कुछ मल्लाह लोग थे, हम लोग उस दिन उसी इलाके में थे। तो फोन किया क्योंकि हम दूसरी सीट पर थे और वहां से काफी दूर था वहां जाना, तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि संपर्क हो, कि जरा पता चले वहां कौन लोग थे आसपास। वहां जो मल्लाह साथ में आए थे राहुल गांधी के साथ, जो तालाब में दिखे, वो उस गांव के थे ही नहीं। वो 20 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर के गांव से जो वीआईपी, जो मुकेश सहनी की पार्टी है, वो उन पार्टी के कार्यकर्ता थे या कुछ गांव वाले थे, मुखिया थे, सरपंच थे, इस तरह के लोग थे। और इसमें विडंबना क्या है कि मान लीजिए कि आप उस तालाब में गए कूदने और आपको आसपास मल्लाह कम्युनिटी नहीं है, तो आपके साथ जो लोग आए थे आपके कारवां में, आपके काफिले में, उनके साथ आप गए, आपने एक सिंबलाइजिंग करने की कोशिश की, सिंबलाइज करने की कोशिश की उसको। वो पूरा गांव मल्लाह डोमिनेटेड है। ओके, आप वहां जाएंगे, गांव में हर तरफ आपको मल्लाह कम्युनिटी के लोग दिखेंगे जिनका पेशेवर काम मछली पकड़ना है। लेकिन वो लोग उस वक्त राहुल गांधी के आसपास नहीं थे वो। और इसका क्या क्लियर मैसेज आता है फिर? और वहां के लोग कह रहे हैं कि हमें तो बाद में पता चला कि यहाँ राहुल गांधी आए थे। बताइए, यानी कि जो लोग वो पूरा प्लान कर रहे हैं उनके लिए, उन लोगों को भी ये यकीन नहीं है कि अगर लोकल्स को यहाँ रखेंगे तो क्या होने वाला है। ये देखिए पूरा स्ट्रेटेजी का मसला वही है कि अपने भरोसे के आप अपने लोगों को लेकर आइए वहां पर जो है, और वो ऑर्गेनाइज करिए। मैं टोक रहा हूँ, एक बड़ा ये मतलब वो है, जैसे आपने ये कह रहे थे ना कि कांग्रेस फिर कहाँ दिखती है, तो कांग्रेस कहाँ दिखेगी जब आपके पास न तो नेता है, न तो जो है जो आपका टॉप लीडरशिप है वही इंटरेस्टेड है इतना। वो 2 दिन देना चाहती है चुनाव में, तो 2 दिन देकर चुनाव तो नहीं जीता जा सकता। एक ओपिनियन एग्जिट पोल आया है मिल्लत टाइम्स का, जो आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन महागठबंधन को 125 से 145 सीटें दे रहे हैं। चलिए, एक एनडीए को दे रहे हैं 70 से 90 सीटें। तो एक एग्जिट पोल ऐसा है जहां कम से कम मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आने वाले थोड़े टाइम में आरजेडी के हैंडल से या तेजस्वी यादव के हैंडल से यही एग्जिट पोल ट्वीट होता हुआ दिखेगा, या कहीं पोस्ट होता हुआ दिखेगा सोशल मीडिया पर। देखिए कि नहीं, ये भी कोई लोग हैं जिन्होंने अपनी कोई रिसर्च की होगी। हाँ,
और खैर आने वाले चुनाव में क्या होगा कुछ पता नहीं, लेकिन टिफ रिसर्च का एक आंकड़ा और जान लेते हैं। वो ये है कि एनडीए गठबंधन की अगर सीटों की बात करें, अगर मैक्सिमम सीट्स की तरफ भी बढ़ते हैं हम, तो 71 सीटें जो है वो जेडीयू को आती हुई नजर आ रही हैं। सिर्फ एक सीट कम ये एग्जिट पोल दे रहा है 70 सीटें, यानी कि बीजेपी को। चिराग पासवान को मिल रही हैं 14 सीटें। यानी कि ये अभी आंकड़ा कैसे रिफ्लेक्ट करता है, क्या चीजें आती हैं, वो आने वाले जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन क्लैरिटी होगी। लेकिन वोट शेयर की बात करें तो जेडीयू और बीजेपी दोनों 19% पे है। यानी कि कभी जो छोटे भाई बड़े भाई वाला सीन भी रहा, फिर एक दौर वो भी आया कि बीजेपी बड़ी हो गई, जेडीयू छोटी हो गई। तो आज जो एग्जिट पोल्स कम से कम दिखा रहे हैं वो ये है कि अभी जो बराबरी के भाई हो गए हैं दोनों। बराबर सीटों पर 101 सीटों पे लड़े हैं। और अगर यही नतीजों में रिफ्लेक्ट होता है, अगर जो दिखा रहा है टिफ रिसर्च वो रिजल्ट आता है और चिराग पासवान को 12 से 14 सीटें मिल रही हैं, तो फिर मुझे लगता है चिराग इसको बहुत बड़ी जीत मानेंगे अपनी। और जो उनके बयान आ रहे थे हालांकि मुख्यमंत्री वाले, उन्होंने कल कहा कि 29 में से 29 सीटें जीत गए अगर, तो हम डिप्टी सीएम की दावेदारी करेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि 29 मिली थी, एक सीट पर उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो चुका है, मढ़ौरा, जो सीमा सिंह लड़ रही थी, तो 28 पे लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जो ये एग्जिट पोल्स हमारे पास आए हैं उनमें से अगर मिल्लत टाइम्स है ना, उनको छोड़ दिया जाए तो जितने भी बड़े बड़े एग्जिट पोल्स हैं वो सब एनडीए की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं बिहार में। लेकिन अभी 14 तारीख तक हमको इंतजार करना चाहिए, और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक हम लोग सिर्फ इस पे बात कर सकते हैं, आंकड़ों पे बात कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट के बाद ही स्थिति जो है वो क्लियर होगी। तो कई बार एग्जिट पोल्स जो हैं लगातार कई एग्जांपल्स हैं कि वो खुद एग्जिट ले लेते हैं जी। और तो एग्जिट पोल का रास्ता बिल्कुल, पिछले लोकसभा चुनाव देख लीजिए आप जी, सबने एनडीए को 350 से ज्यादा बिहार का विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा 2020 का पूरी तरह पलटा। तो एग्जिट पोल्स अभी हैं, ठीक है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हालांकि और जितने भी एग्जिट पोल्स हैं टिफ रिसर्च के अलावा उनका भी डेटा धीरे धीरे बाहर आ रहा है, किस पार्टी को कितने % मिल रहा है, कौन से एज ग्रुप का वोटर किसकी ओर जा रहा है। तो ये सब बातें हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, तब तक बने रहिए खबर गांव के साथ। और आप खुद बताइए आपका एग्जिट पोल क्या है, जनता भी बताए उनको क्या लग रहा है, कितनी सीटें आ रही हैं। तो वीडियो अभी खत्म नहीं कर रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए पहले कि आपका क्या कहना है कि कौन कितनी सीटें कौन से गठबंधन को मिल सकती हैं और इस बार किसकी सरकार बन सकती है। बने रहिए खबर गांव के साथ। शुक्रिया।